myself Divakar from बहराइच डिस्ट्रिक्ट। आज के वीडियो में जो शीर्षक है ह्यूमन आई मानव नेत्र, कई बार पाएंगे कि ऑप्टिक्स की जो परिभाषा है वहाँ से शुरू करें तो परिभाषा कहती है कि भौतिकी की वो शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकाश संबंधी गुणों और प्रकाशिक यंत्रों का अध्ययन करते हैं उसको हम प्रकाशिकी कहते हैं। अब जो दूसरी बात रखी गई थी प्रकाशिक यंत्र, कई बार आप सोचें और प्रकाशिक यंत्र भी मत सोचें, शुरू से बात करें कि जब से आप ऑप्टिक्स पढ़ना शुरू कर रहे हो तब से वो चाहे परावर्तन हो, चाहे अपवर्तन हो, चाहे इमेज का बनना हो, चाहे शैडो का बनना हो, चाहे दर्पण पढ़ा हो, लेंसेज पढ़े हो, वर्ण विक्षेपण पढ़ा हो, प्रकाशिकी में कुछ भी जो टॉपिक आपने अध्ययन करी उसमें छू करके आप कुछ नहीं जान पाओगे। सब कुछ जानने के लिए आंख का होना जरूरी है। तो जब आंख का होना जरूरी है तो इसका मतलब यह हुआ कि मानव नेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब यह हुआ कि मानव नेत्र बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे लग रहा है यदि मानव नेत्र ना हो तो फिर प्रकाशिकी तो कतई आप सीख ही नहीं सकते। भाई फिजिक्स की दूसरी टॉपिक्स है, जैसे आप मान लीजिए हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, तो हीट को आप सेंस भी कर सकते हो स्पर्श से, परंतु ऑप्टिक्स तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो इसलिए मानव नेत्र बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर इस टॉपिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और पढ़ना छोड़िए, वैसे भी संसार जो आपको दिखता है, पूरा विश्व दिखता है, रंगीन दिखता है, सुंदर दिखता है, उन सब का कारण मानव नेत्र है। इसलिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण चीज है। कई बार हम ये कह भी सकते हैं कि भगवान ने या प्रकृति ने, जो भी आप मानते हो, प्रकृति की एक अमूल्य देन है, मूल्य रहित है मानव नेत्र। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून कहा जाता है। मुझे लग रहा है कि ऐसे नेत्र के बिना भी सब सूना है। इसलिए इस शीर्षक को हम ठीक से पढ़ते हैं। और अब फिजिक्स की दृष्टि से सब लोग पढ़ने से पहले अपनी अपनी आंख आईने में कई बार देखे होंगे। तो ऐसे तो आप आईने में आंखें कम अपनी देखते हो, चेहरा देखते हो, परंतु आज पढ़ने की दृष्टि से अपनी आंखें देखिए एक बार। तो आपको अपनी आंखों में जो जो मिलता है वो सब जरा देखेंगे। आपकी आंखों में क्या क्या है इसको थोड़ा सा हमें देखना चाहिए। तो सबसे पहले जब आप आंख देखने जाते हो तो आपको ये यहां से किनारे किनारे कुछ सफेद सफेद सा दिखता है। फिर बीच में जाते हो तो बीच में देखते हो तो फिर काला सा होता है, कुछ लोगों का भूरा सा होता है। फिर उसके बीच में भी एक छोटा सा होता है। फिर कुछ और भी चीजें इमेजिन करो, कई बार आपके आंखों से आंसू गिरते हैं। ऐसे भी आप अपनी आंखों को देखो तो ऐसा लगेगा आंखों में पानी भरा हुआ है। ध्यान से देखने की बात कर रहा है। तो इतनी चीजें तो ध्यान से अपनी आंखों में देख लीजिए। फिर क्या करना है? फिर कुछ काम और करना है। आप ये याद कर लो कि लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। तो उसमें एक केस ऐसा था लेंस का कि जब फोकस दूरी और नेत्र लेंस, फोकस दूरी और नेत्र लेंस, तो फोकस दूरी और प्रकाशिक केंद्र, खेद है, फोकस दूरी और प्रकाशिक केंद्र के बीच में वस्तु रखते थे तो वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनता था और आभासी बनता था, बड़ा बनता था। एक तो ये केस हो। लेकिन फोकस से जैसे ही आप आगे रखते हो कहीं भी, तो आपका जो उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनता है वो सब का सब उल्टा बनता है। तो छोटा बड़ा हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन ये है कि सब उल्टा बनता है। ये चीजें भी इसलिए यहां जरूरी है। अब मानव नेत्र पढ़ने के लिए आप ठीक से सुनेंगे, अपनी आंख को ठीक से देखा तो जो सफेद वाला आपको दिख रहा है ये इसका सबसे बाहरी पार्ट होता है, जिसको हम स्क्लेरोटिक कहते हैं, दृढ़ पटल कहते हैं। वो सफेद सा ऐसा पार्ट होता है और अपारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, अपारदर्शी होता है।
फिर उस पार्ट के बाद दूसरा जो पार्ट सबसे महत्वपूर्ण आता है, उसको थोड़ा सा वो जब आगे आकर के जहां से तुम देख रहे हो, तो यहां पर एक कार्निया एक चीज होती है। ये एक ट्रांसपेरेंट और झिल्ली है एक प्रकार से कार्निया। इसी से होकर के, कार्निया से होकर के लाइट रे हमारी आंखों में प्रवेश करती है। तो कार्निया एक महत्वपूर्ण भाग है, ये पूरे नेत्र लेंस को, पीपल को, सबको सुरक्षित रखती है। मतलब जहां पर आपका ये सफेद वाला पार्ट है, तो इसके बीच में जो गोल वाला है पूरा काला सा भूरा सा, उसको आप कार्निया के रूप में ले सकते हैं। तो वहां से वो ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, वहां से प्रवेश करता है लाइट। थोड़ा उससे आगे चलते हैं, तो जो आप देखते हो कि वो जो बीच में छोटा सा होता है, उसको आप दर्पण के सामने खड़े होइए, समतल दर्पण के सामने, और अपनी आंख को ऐसे करके देखिए, ऐसे, फिर ऐसे छोटा करिए, ऐसे करिए, बड़ा करिए, तो आप पाओगे कि वो जो छोटा वाला है, जिसको हम पेपिल कहते हैं, पुतली कहते हैं, नेत्र तारा कहते हैं, वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। आप देखोगे, इसको इमेजिन कर सकते हो। तो वो छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। दैट इज, इसका रोल क्या हुआ? तो एक प्रकार से रोल ऑफ शटर काम करता है कि आप जब चाहो तो इसको कम कर लो, जब चाहो तो छोटा कर लो, बड़ा कर लो। तो इससे लाइट रे कितनी आंख में जानी है, यह नियंत्रण का काम आपका नेत्र तारा करता है। यानी नेत्र तारा एक प्रकार से कंट्रोलर ऑफ लाइट है, जो आंखों में प्रवेश करे। इसीलिए आप देखते हो कि आपके ऊपर कोई टार्च जलाते तो आप ऐसे करते हो, इसलिए कि नेत्र तारा छोटा हो जाता है, जिससे लाइट रे कम घुसे। अब लाइट रे नेत्र तारा से आपके भीतर जाएगी, तो फिर क्या होगा ये जरा समझेंगे। आप जानते हो प्रकाश जाएगा कहीं तो उसका रिफ्लेक्शन होता है। हम कह रहे हैं नहीं रिफ्लेक्शन होगा, रेगुलर नहीं होगा, इरेगुलर होगा, विसरण होगा। और लाइट रे आंख में कई तरफ से जाएगी तो चकाचौंध पैदा होगी। इसके लिए नेचर ने इतनी अच्छी व्यवस्था करी है। कोराइड एक इसमें भीतर होता है, और कोराइड में ये एक प्रकार से ब्लैक पर्थ होती है। और ये आप जानते हो कि ब्लैक पर्थ क्या करती है, एब्जॉर्प्शन पावर इसकी ज्यादा होती है। तो ये प्रकाश जो अपवर्तन के बाद भीतर जाता है, उसका इधर उधर परावर्तन न हो, ज्यादा हो तो थोड़ा एब्जॉर्ब हो जाए। इसलिए कोरोइड का एक काम है, ब्लैक परत होती है ये, और ये भी अपारदर्शी होती है। अब थोड़ा आगे बात करते हैं। अब आप जानते हो कि पुतली के बाद फिर भगवान ने नेत्र लेंस को सबसे भीतर रखा, नेत्र लेंस। अब नेत्र लेंस बहुत महत्वपूर्ण है यहां पर। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि मानव नेत्र में जो नेत्र लेंस लगा है, उसकी प्रकृति उत्तल है। क्या है? उत्तल। आपके ध्यान में आ जाइए कि उत्तल लेंस लगा है, उत्तल लेंस। आप इसको कॉन्वेक्स भी कह सकते हो। अब जो अपने कोर्स में अभी तक स्टडी कर रहे थे उससे थोड़ा डिफर। अपने कोर्स में क्या अभी तक पढ़ रहे थे आप? कि आप जो पढ़ रहे थे उसमें R1 और R2 दोनों, ये वाला दोनों आपका बराबर रहता था। इसका जो वक्रता त्रिज्याएं होती थी दोनों सरफेस की ना, वो बराबर रहती थी प्रायः। यहां क्या है? यहां ये स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन से बना है, कांच का तो बना नहीं है। तो नेचर ने इसकी ऐसी अरेंजमेंट करी है कि इसका बाहर वाला सरफेस है उसकी फोकल लेंथ ज्यादा है, और जो भीतर वाला है उसका कम है। या ऐसे कहते हैं कि भीतर वाला भाग ज्यादा टेढ़ा है, ऊपर वाला कम टेढ़ा है। यानी ऊपर से आपका नेत्र है, नेत्र में लेंस होगा, तो जो ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर वाली वक्र सतह है, उसका टेढ़ापन कम है, यानी फोकल लेंथ ज्यादा है। अंदर वाले का जो पार्ट है वो टेढ़ापन ज्यादा है, फोकल लेंथ कम। तो वक्रता त्रिज्या दोनों की डिफरेंट, इधर की ज्यादा, इधर की कम। अब एक बार फिर समझ लें, तो नेत्र लेंस हो गया। अब दूसरी बात यह स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन का बना है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या एक समान है बिल्कुल। तो यहां पर यह बात निकल कर आती है कि नहीं, पूरे नेत्र लेंस का जो स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसपेरेंट प्रोटीन का बना है, उसको आप ऐसे समझ सकते हो कि ये देखिए, ऐसे इधर वाला ज्यादा थोड़ा सा, और ये वाला पार्ट थोड़ा ऐसे झुका हुआ। मतलब ये ज्यादा टेढ़ा, वक्रता त्रिज्या कम, और इधर वाले की वक्रता त्रिज्या अधिक। तो ये बाहर की तरफ है और ये भीतर की तरफ है। इधर से अंदर की तरफ जब आएंगे
आप ऐसे समझेंगे जैसे ये देखिए, ये अंदर वाला पार्ट, ये बाहर वाला, तो अंदर की तरफ जब आएंगे तो इसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स भी परत दर परत क्या होती है, बढ़ती जाती है। भीतर की तरफ जाने पर रेफ्रेक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाता है। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नेत्र लेंस क्या हुआ कि इसके दोनों जो पृष्ठ हैं इनकी वक्रता त्रिज्याएं डिफरेंट डिफरेंट, भीतर की कम बाहर की ज्यादा, और अपवर्तनांक भी विभिन्न परतों के भिन्न भिन्न, बाहर से भीतर की तरफ जाने पर अपवर्तनांक क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है। अब कांच का नेत्र लेंस होता तो क्या होता, सेट हो जाता, एक जगह रख दिया जाता, परंतु साहब ये तो स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन का है। और जैसे कहते हैं ना कि नेत्र, किसी का नेत्र कठोर हो गया, तो नेत्र को बहुत कठोर नहीं रखना चाहिए, लचीला होना चाहिए। तो नेचर ने इसको लचीला बनाया है, और लचीला बनाया है तो इसमें फोकस दूरी को अपने एडजस्ट करने की क्षमता, यानी ये जो वक्रताएं हैं नेत्र की दोनों पृष्ठों की, उसको क्या कर सकती, मतलब ऐसे था ऐसे कर सकती है, कम ज्यादा कर सकती है। अब जरा मेरे हाथ को देखो, हमने कम ज्यादा किया तो क्या हुआ, ये बार बार उठ रहा है ना, ये ऐसे हो रहा है फिर ऐसे सिकुड़ रहा है। अब नेत्र लेंस इतना इंपॉर्टेंट चीज मानव नेत्र के लिए, आप सोचो हम चश्मा लगाते हैं, कई बार डस्ट इस पर आती है, इसको आप क्या करते हैं, कपड़े से पोंछते हैं तो स्क्रैच आ जाते हैं, और उसके नाते क्या होता है, फिर ठीक से दिखता नहीं है। अब आप जरा इमेजिन करो कहीं नेत्र लेंस में स्क्रैच आ जाए तो क्या होगा। तो इसलिए नेचर ने क्या किया कि इसमें इसकी सुरक्षा के लिए, इसके बार बार ऐसे होने पर स्क्रैच ना आए, इंजन में देखो बार बार घूमता है तो आप उसमें मोबिल ऑयल डालते हो, ऐसे यहां पर इसके लिए जो लुब्रिकेंट का काम करता है, या कुल मिलाकर के जो नेत्र लेंस को सुरक्षित रख रहा है, इसके लिए नेचर ने यहां पर भर दिया एक द्रव जिसको एक्वस ह्यूमर कहते हैं, और नेत्र लेंस को क्या किया, चारों नेत्र लेंस के जो आगे एक्वस ह्यूमर भर दिया, द्रव भर दिया, जलीय द्रव कहते हैं। फिर क्या हुआ, ये नेत्र लेंस इधर दो सिलियरी मांसपेशियां होती हैं, सिलियरी मसल्स होती हैं, इनके बीच में क्या हुआ, टगा रहता है, सिलियरी मांसपेशियां, इनके बीच में टगा है। और मसल्स तो आप जानते हो, जैसे अपना हाथ है तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, और मसल्स क्या करती है, ये दोनों जो मसल्स है ना, इसको जब चाहती हैं वस्तु की स्थिति के अनुसार नेत्र लेंस को ऐसे कर देती, खींच लेती, ऐसे करती, खींच लेती, ऐसे करती, खींच लेती। उसमें क्या होता है कि बार बार नेत्र पे ये जो एक्वस ह्यूमर है और इधर जो विट्रस ह्यूमर है, ये दोनों मिल करके नेत्र लेंस के लिए लुब्रिकेंट का काम करते हैं, यानी नेत्र लेंस को कोई हानि होने नहीं देती। अब इतना काम हो गया, अब आगे देखो क्या करते हैं। अब लाइट रे किसी वस्तु से आएगी, नेत्र लेंस से होकर के इधर घुसेगी, यहां भी दोनों जो एक्वस ह्यूमर है, विट्रस ह्यूमर है, जल से थोड़ा ज्यादा अपवर्तनांक के होते हैं, 1.336 इनके रेफ्रेक्टिव इंडेक्स होते हैं। एक बात अपने दिमाग में ये भी आती होगी कि यार ये जो नेत्र लेंस है इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। तो हमने अभी पहले भी इसलिए आपको बताया था कि फोकस दूरी मतलब क्या हुआ, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच का दूरी। और आप जानते हो कि नेत्र से सदैव किसी वस्तु का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है जिसे मस्तिष्क सीधा सेंस करता है। तो भाई जैसे आप एक बार इमेजिन करो कि नेत्र लेंस कहां है, अंदर है, और मान लीजिए आप यहां तक ऐसे कभी भी देखते हो तो आपको सीधा दिखता है, ऐसे देखते हो ना, ऐसे देखते हो। तो आप जब ऐसे देखते हो, पेन की नोक को यहां तक सीधा देख लेते हो, इसका मतलब यह हुआ कि इसका उल्टा प्रतिबिंब बन रहा था, तो मस्तिष्क ने सीधा करके देखा। अब इसका मतलब क्या निकल करके आता है, यह समझने का विषय कि इसका मतलब यह हुआ कि शायद जब मस्तिष्क सीधा करके देख रहा है तो इसका फोकस बिंदु से दूर ही हमने अभी पेन की नोक रखी है। कहां? फोकस बिंदु से दूर। यदि फोकस बिंदु से अंदर चला जाता तो मामला उल्टा हो जाता। तो साहब आप यहां तक देख लेते हो, इसका मतलब क्या हुआ कि ये नेत्र लेंस से इसकी दूरी मुश्किल से 1.5-2 सेंटीमीटर होगी। तो नेत्र लेंस की जो एवरेज फोकस दूरी है, हमको लग रहा है लेस देन 2 सेंटीमीटर होती है, लेस देन 2 सेंटीमीटर होती है, जिसके नाते ही आप दूर से देखते हो, यहां तक देख लेते हो तो उसको आंख सीधा करती है।
तो इसकी एक औसत, चूंकि वैसे भी फोकस दूरी इसकी बदलती रहती है, लेकिन एक मान लेते हैं कि लेस देन 2 सेंटीमीटर होती होगी, चूंकि जनरली आप यहां तक देख रहे हैं। तो ये किया थोड़ा सा। अब देखो क्या हुआ, अब कोई भी चीज यहां से आएगी तो फिर क्या करेगी, अब मस्तिष्क सीधा करके देखता है बात आई, तो भाई मस्तिष्क कैसे देखेगा, तो मस्तिष्क को देखने के लिए जो वेन्स होती हैं, नर्व्स, ऑप्टिक नर्व्स कहते हैं, उन्हीं नर्व्स से बिनी हुई जाल टाइप में बुना हुआ कह सकते हैं। तो उसकी एक ट्रांसपेरेंट झिल्ली होती है जो कोराइड के नीचे लगी रहती है। ऑप्टिक नर्व्स की एक झिल्ली जो कोराइड के नीचे लगी होती है, वो ट्रांसपेरेंट झिल्ली होती है, उसको आप रेटिना कहते हैं। यानी रेटिना हो गई है ये नीचे वाली झिल्ली, क्या होगी, रेटिना। रेटिना के ठीक बीच में एक पॉइंट होता है जो येलो कलर का होता है, इसलिए उसको येलो पॉइंट ही कहते हैं, पीत बिंदु। और यदि लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद पीत बिंदु पर पड़ती है तो क्लैरिटी ऑफ इमेज सबसे अच्छी होती है। ये हो गया। अब ये ऑप्टिक नर्व्स से बनी हुई जो ये झिल्ली है, मेम्ब्रेन है, ये सारी ऑप्टिक नर्व से जाकर के यहां से निकल करके बाहर आती है। और ये जाती कहां है, टू मानव के मस्तिष्क में जाती, ठीक है ना। तो ये आपके मस्तिष्क को इंफॉर्मेशन देती है, ये सारी नसें मानव मस्तिष्क में जाती हैं। अब ये वेन्स जो आपकी हैं, ये भी 2 प्रकार की होती है, ये भी समझना चाहिए हम लोगों को। और ये 2 प्रकार कौन कौन से हैं, इसमें रॉड शेप्ड और कोन शेप्ड। यानी रॉड शेप्ड को आप कह सकते हैं कि बेलनाकार कोशिकाएं, और कोन शेप्ड को कह सकते हैं आप शंक्वाकार कोशिकाएं। तो 2 चीजें हैं। जैसे आप मुझे देख रहे हैं और अभी यहां बिजली कम हो जाए तो आप कहोगे इंटेंसिटी ऑफ लाइट घट गई, तो आपकी आंख ने सेंस किया कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट घट गई या इंटेंसिटी। अभी मान लीजिए यहां पर कोई फोकस लगा दे हमारे ऊपर, तो क्या होगा, फोकस के नाते हम थोड़ा सा और इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ जाएगी, थोड़ा अच्छा दिखने लगेगा। तो ये जो आंख ने सेंस किया इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये होती है आपकी जो रॉड शेप्ड नर्व्स होती हैं, इनका काम होता है, यानी बेलनाकार कोशिकाएं प्रकाश की तीव्रता के प्रति संवेदनशील होती, प्रकाश की तीव्रता के प्रति संवेदनशील होती। और जो कोन शेप्ड होती हैं, ये कोशिकाएं प्रकाश के रंग के प्रति संवेदनशील होती। जैसे अभी रॉड शेप्ड में क्या होता है कि ये इंटेंसिटी है किसी को ना दिखे। मान लीजिए कुछ लोग गांवों में होते हैं या आपके आसपास होंगे जिनको लगता है ना, कहते हैं दिनौंधी हो रही है, कुछ लोगों को बोलते हैं रतौंधी, कुछ लोग जोक करते हैं का वो दिन में नहीं दिख रहा है। तो कई बार ऐसी सिचुएशन होती होगी आंख खराब होने पर कि उनको इंटेंसिटी कम लगती होगी। और रंग में तो कई बार हम लोगों को भी विभेद करने में दिक्कत हो जाती है, जैसे ब्लैक और ब्लू है, तो कोन शेप्ड नर्व्स यदि कमजोर हो जाएंगी तो रंग देखने में प्रॉब्लम होगी। और इसको यदि ऐसे कहें तो कलर ब्लाइंडनेस यानी वर्णांधता आप हिंदी में कह सकते हैं। कलर ब्लाइंडनेस ये कोन शेप्ड नर्व्स के कमजोर होने के कारण या उनमें कमी होने के कारण होता है। रॉड शेप्ड में ये रहता है कि जैसे आपके मुर्गे होते हैं ना, मुर्गी फार्म पे आप देखो दिन में भी लाइट जलाए रहते हैं, इसलिए कि उनको लगे कि नहीं अभी दिन है और वो अपनी जो उनकी क्रियाएं हैं वो एक्टिविटी लगातार बनी रहे, तो उससे क्या होगा, उनके अंडे देने की जो रेट है वो बढ़ेगी। तो आप मुर्गी फार्म में ऐसा देखते होंगे कि वहां पर लाइट जलाई जाती है, क्योंकि मुर्गों में जो ये रॉड शेप्ड नर्व्स होती हैं ये इनकी कमी होती है, इसलिए मुर्गा सुबह जल्दी उठता है और शाम को जल्दी सो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि शायद यही इतना दिन था, जैसे ही जरा सी इंटेंसिटी घटती उसको लगता है शायद रात हो गई। तो ये मुर्गा के बारे में मैंने थोड़ा बताया। ये कोन शेप्ड जो होती हैं ये मधुमक्खियों की आंखों में भी पाई जाती हैं, और वो इसके कारण एक विशेष प्रकार की कोन शेप्ड नर्व्स होती है जिसके कारण वो अल्ट्रावायलेट रेज के प्रति भी सेंसिटिव होती है, संवेदनशील। तो ये एक प्रकार से मानव नेत्र के बारे में बताया गया। मानव नेत्र पर किसी भी वस्तु से जो प्रतिबिंब बनता है वो सदैव उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है, और यही नर्व्स उसको सही सेंस करती है।
अब ये नर्व्स जहां से मस्तिष्क को जाती है, यहां पर कोई पॉइंट, यहां पर कोई प्रतिबिंब बनने लगे तो वो उनको दिखेगा नहीं ठीक से, इसलिए यहां पर ब्लाइंड पॉइंट होता है, इनको हम अंध बिंदु कहते हैं, ब्लाइंड पॉइंट। तो ये एक प्रकार से बातें हैं। अब इसमें एक आंख की बहुत बड़ी अच्छी बात है जिसको हम आंख की समंजन क्षमता कहते हैं, या एक्मोडेशन पावर ऑफ आई कहते हैं, एक्मोडेशन पावर ऑफ आई कहते हैं। मैं इसको थोड़ा सा यहां लिख देता हूं, एक्मोडेशन पावर ऑफ आई। एक्मोडेशन पावर ऑफ आई ये क्या है, ये जरा समझना। इसमें ये रहता है कि मान लीजिए ये अपना नेत्र लेंस है, थोड़ी देर के लिए अभी इन सब चीजों को आपने पढ़ लिया है, एक बार इसको देख लीजिए आराम से। तो अब इसको हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा मिटाते हैं। इसमें आप दो चीजों को जरा सेंस करिए। आपने पावर ऑफ आई पढ़ा है या पावर ऑफ लेंस पढ़ा है, तो उसमें क्या पढ़ा था, प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता, और दैट्स डिपेंड ऑन फोकल लेंथ ऑफ लेंस, ये पूरा पढ़ा। अब साहब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आपका ये लेंस है और यहां दूर से आने वाली प्रकाश किरणों को हम इनफाइनाइट से आता हुआ मानते हैं, ये दो लाइट रे हैं। तो मान लीजिए आपको क्या करना था, अब ये तो ऐसे सीधे चली जाती, लेकिन इनको करना क्या, रेटिना पे ले जाना है। तो ये क्या करेगी, इनको मोड़ देगी। तो ये इसने मोड़ दिया और इस कोण से मोड़ा, ये आप देख पा रहे हैं। लेकिन यदि यही ऑब्जेक्ट यहां पर घुमाई करे तो लाइट रे ऐसे आएगी, इसको ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे सीधे चला जाता। तब यदि इसको मोड़ना होता, अब चूंकि रेटिना तो अलग है नहीं, रेटिना तो अपनी जगह पे फिक्स है और नेत्र लेंस भी अपनी जगह पे फिक्स है। तब आपने देखा क्या, ये जरा देखिए, महत्वपूर्ण बात देखिए, देखेंगे कि तब रेटिना पर ले जाने के लिए इन प्रकाश किरणों को जो ऐसे जा रही थी, अभी ऐसे चली जाती, इनके लिए इस कोण से मोड़ना, ये कोण। तो पहले वाला कोण जो था ये तो छोटा था, लेकिन सर ये कोण तो काफी बड़ा है, तो इस कोण से मोड़ देना। तो आपके दिमाग में आता होगा कि यार ये तो ज्यादा मोड़ दिया तब जाकर के यहां पहुंचेगा। तो ज्यादा मोड़ देने का मतलब क्या हुआ कि पावर ऑफ लेंस ज्यादा है, और पावर ऑफ लेंस ज्यादा कब होगा, P बराबर 1/f। ये तब ज्यादा होगा जब f कम होगा। यानी अब नेत्र लेंस की फोकल लेंथ को क्या करना है, कम करना है, तभी तो रेटिना पर बनेगा। क्योंकि वस्तुएं तो ये तो तय है नहीं कि कहां है, वस्तु दूर भी हो सकती है, वस्तु निकट भी हो सकती है। तो पावर ऑफ लेंस क्या करती है, आंख बदल लेती है, और आंख पावर ऑफ लेंस जब बदलेगी तो क्या करेगी, फोकल लेंथ बदलेगी, और फोकल लेंथ जब उसको बदलना होगा तो आप जानते हो क्या बदलेगी, 1/r1 - 1/r2, यानी कर्वेचर ऑफ सरफेस बदलेगी। एक बार फिर समझें, वस्तु के दूर अथवा निकट होने की दशा में प्रतिबिंब रेटिना पर बनाना है, नहीं तो दिखेगा नहीं। तो पावर ऑफ लेंस बदलना होगा, इसके लिए फोकल लेंथ बदलना होगा, इसके लिए नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं बदलनी होंगी, और ये काम अपना मानव नेत्र बखूबी करता है। और ये काम जो मानव नेत्र करता है, इसी को एक्मोडेशन पावर ऑफ आई कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्मोडेशन पावर ऑफ आई कहते हैं। यानी मानव नेत्र की वस्तु की स्थिति के अनुसार, मानव नेत्र की वस्तु की स्थिति के अनुसार प्रतिबिंब को प्रत्येक स्थिति में रेटिना के पीप बिंदु पर बनाने की क्षमता को मानव नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। और इसके लिए मानव नेत्र अपने नेत्र लेंस की फोकस दूरी को परिवर्तित करता है, और नेत्र लेंस की फोकस दूरी को परिवर्तित करने के लिए नेत्र के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं को भी परिवर्तित करता है। तो मानव नेत्र की जो समंजन क्षमता है, ये नेत्र का सबसे बड़ा गुण है। मुझे लगता है कि इस समंजन क्षमता के बारे में हम सबको जानना चाहिए। और आप देख रहे हैं कि आपके सामने मैं पढ़ा रहा हूं और एक चश्मा लगा के रखा हूं, इसलिए लगाया हूं
कि हमारी उम्र बढ़ने के साथ हो सकता है हमारे आंखों की जो एक्मोडेशन पावर ऑफ आई थी वो वीक पड़ गई है, कमजोर पड़ गई है, जिसके नाते हम वस्तु की प्रत्येक स्थिति के अनुसार हमारे नेत्र के द्वारा प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनाया जा पा रहा है, और इसी कारण हमने चश्मा पहना है। और इसी बात को हम यहाँ कह लेते हैं कि मानव नेत्र की एक्मोडेशन पावर ऑफ आई जब कमजोर पड़ जाती है तो फिर क्या हो जाएगा, तो उसमें दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। और इस बात को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।